फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। सो हम लोगों ने उसमें कुछ स्टेप्स लर्न किए थे जो अभी आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग एक बार दोबारा से रिव्यू इसका कर लो। यस, ध्यान दो, मैंने लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था ये फॉर्मेट, जिसमें बताया था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को नोट नंबर 1 से हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं जस्ट बिलो द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके। एंड हाउ टू कैलकुलेट ऑलरेडी आई हैव taught in the previous class lecture 2. Now after net profit before tax, we should add non-cash expenses and non-operating expenses. Then we should less non-cash income and non-operating income. So after doing this process, the amount will be coming is called operating profit before working capital changes, right? फिर इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। सो डिक्रीज और इंक्रीज को हम लोग ऐड करते हैं। देखो यहाँ पर है ये दोनों, इसको हम ऐड करेंगे तो जो भी अमाउंट आएगा उसमें से लेस करेंगे इंक्रीज इन करेंट एसेट एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो उसके बाद जो आता है वो आता है सिर्फ कैश जनरेटेड, बट यहाँ मैंने सीधे लेस प्रोविजन फॉर टैक्स पेड भी कर दिया है। तो टैक्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे कहेंगे नेट कैश। अब वो पॉजिटिव होगा तो उसे हम जनरेटेड कहते हैं और माइनस में होगा तो उसे हम यूज्ड कहते हैं, जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये अराइज होता है कि नॉन कैश एक्सपेंसेज में क्या क्या आइटम आएंगे और किसको हम ऐड करेंगे, और दूसरी चीजें व्हाई शुड वी ऐड। सो आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे हम कि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कैलकुलेट करने के लिए हम क्यों इन सारी चीजों को ऐड करते हैं और इसको लेस करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि लॉजिक रीजन ये सब आप लोगों को पता होना जरूरी है। इट इज नॉट इनफ टू लर्न द स्टेप्स ओनली, ओके। सो आप लोग ध्यान से समझेंगे, जो आप लोगों को लगेगा कि नोट करना चाहिए आप उसे नोट कर लेंगे। सो देखो यहाँ पर नाम ही है कैश फ्लो, अच्छे से समझना। पहले हम सारा चीज स्टेप रटवा देंगे, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, राइट। अगर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने नहीं रटा है अच्छे से तो कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ाई का कि क्या करना है, आप फंस जाओगे। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी स्टेप मैंने जैसे ये लर्न किया मैं बहुत ही इजी वे में आप लोगों को तैयारी करा दूंगा भाई, आज ही आप लोगों का ये कंप्लीट भी हो जाएगा, राइट। सो कैश फ्लो, कैश फ्लो का मतलब होता है सिर्फ एंड सिर्फ कैश का फ्लो। कैश मींस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, है ना। तो इसका फ्लो होना चाहिए। तो आपको पता है, आप लोग क्लास 11 में पढ़े हो, पहले आप क्या करते थे, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो तो आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, याद रहे है आपको। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसमें से माइनस करते हैं हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस करते हैं ऑपरेटिंग इनकम, तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो आता है नेट प्रॉफिट। ये आता है बिफोर टैक्स। फिर जो एनपीबीटी आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, उसमें से हम लोग टैक्स माइनस करते हैं तो आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो स्टूडेंट आपको पता है कि हमको यहाँ चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, जिसमें हमें गिवन क्या होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें निकालना है।
स्टार्ट करना है, लेकिन दिया नहीं होता क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता है। सो अब तुम बताओगे अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो बिफोर जाने के लिए क्या करना होगा? सिंपल सी चीज है, एनपीबीटी में से टैक्स माइनस किया तब ना आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको कह सकते हैं। तो ये पीएटी कब आया? पीबीटी में से टैक्स माइनस करने के बाद आया, तो टैक्स को प्लस कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन हमें निकालना क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैलकुलेट करना है। तो अभी ये नेट आया। सो नेट के बाद क्या करते हैं हम लोग? जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देखो, ऑपरेटिंग में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया गया है और फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस किया गया है, तब आया। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम यहाँ लिखे ही रहते हैं, ये वाला अमाउंट एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये तो हम यहाँ कैलकुलेट करके दिखाते ही हैं, एन पी बी टी, ये दिखाते हैं। तो ये गिवन है और हमको कैलकुलेट क्या करना है? ऑपरेटिंग। सो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना है ना? सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आने के लिए क्या करना होगा? सो ये लाने के लिए क्या किया? ऑपरेटिंग में से इसको माइनस किया, इसको प्लस किया। तो आप सिंपल सा चीज है, देखो क्या माइनस किए हो? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस की हो तब ये आया। और अब वापस आपको इधर आना है तो आप क्या करोगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दोगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दोगे, तो वापस से हमारा ऑपरेटिंग आ जाएगा। तो देखो, नॉन कैश एक्सपेंसेज और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को पहले तो हमने माइनस ऐड कर दिया। यहाँ ऐड करेंगे हम लोग। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमें ऑपरेटिंग लाना है और क्वेश्चन में दिया क्या है? नेट प्रॉफिट दिया है। तो सिंपल सा चीज, उल्टा स्टेप याद रखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस है, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस है, तो आता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, बिफोर टैक्स। तो अब हमको चाहिए क्या? ये चाहिए। तो हमको पहले यहाँ से वापस स्टेप जाना होगा। तो यहाँ पर जाने के लिए प्लस जो है उसको क्या करना होगा? माइनस। फिर वापस उस स्टेप जाएंगे तो जो माइनस दिया है उसको क्या करना होगा? प्लस। तो वापस से हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो इसीलिए आप देखो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करते हैं ताकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चले। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आता है इसको कहते हैं बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपको पता होगा कि वर्किंग कैपिटल का मतलब सीए माइनस सीएल होता है, यानी कि इफेक्ट ऑन द करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर पहले का प्रॉफिट है। तो जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आता है तो फिर हम लोग करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के इफेक्ट को एडजस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? तो ऐड करते हैं डिक्रीज इन करेंट एसेट और इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, और फिर लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जस्ट रिवर्स। इसका भी लॉजिक है, हम बताएंगे। तो अभी तक आपको समझ में आया कि व्हाई शुड बी ऐड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो क्यों हम इसको ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को? क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए उससे माइनस किया गया होगा। हमें चाहिए क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को लिखकर फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड कर दे रहे हैं, ऐड करेंगे और फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम माइनस कर दे रहे हैं, तो वापस से हमारा ऑपरेटिंग आ जाएगा। राइट? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नॉन कैश का क्या मतलब है। सो देखो स्टूडेंट्स, नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम भी कुछ है जो कि हमारे कैश बैलेंस पे तो जीरो इफेक्ट डालता है, यानी कैश बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन हमारा जो नेट प्रॉफिट है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको वो रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे प्रॉफिट है और क्या है, मैं उसका भी मैं तुम्हें एग्जांपल बता दे रहा हूँ। बस इसको बताने के बाद मैं आप लोगों को सारा स्टेप बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। So should I erase this? You all have taken this screenshot. I hope you have taken. You can show your emojis only. Okay, taken. Show your emojis only.
ओके। देखो कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, कैश फ्लो ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेज और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज refers to those expenses, non-cash expenses refers to those expenses which reduces our net profit या operating profit but does not reduce our cash balance. Okay, and likewise non-cash income which increases our net profit but does not increase our cash balance. So such kind of non-cash expenses and non-cash income should be removed. Okay, so non-cash expenses हम ऐड करेंगे क्योंकि हमारे प्रॉफिट को ये कम कर दिया होगा, इसलिए वापस ऐड करेंगे कैश का फ्लो जानने के लिए, और नॉन कैश इनकम को वापस से माइनस करेंगे क्योंकि ये इनकम में 1 रुपया नहीं बढ़ाया होगा, मतलब कैश इनकम में इनकम तो बढ़ाया होगा बट कैश इनकम नहीं बढ़ाया होगा, इसलिए इसको माइनस करते हैं। सो देखो फॉर एग्जांपल आप लोगों को क्लास 11 में ले चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोगों को पता होगा। यहां पर हम लोग लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यही लिखते थे आप लोग। मान लेते ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 50,000 का दिया हुआ है, आपस में ट्रेड अकाउंट बनाया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब मान लो कि यहां से तुमने सैलरी पेमेंट किया, सैलरी 10,000 का, सो नो डाउट सैलरी आपने पेमेंट किया होगा, पैसा आपके पास से गया है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आना चाहिए 40,000, सॉरी नेट प्रॉफिट कितना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर सैलरी सिर्फ माइनस करते हो तो आपका नेट प्रॉफिट 40,000 होगा, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट लो, अगर नॉन ऑपरेटिंग कुछ नहीं है तो हमारा यही होगा, ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर यही आएगा 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 40,000। लेकिन अगर हम यहीं पे डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन 5,000 का लेस कर दिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज आल्सो एन एक्सपेंसेस, बट आप सोचो कि क्या डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज हमने किसी को दिया? नो, सिर्फ डेप्रिसिएशन इज जस्ट अ बुक चार्जेस, ये केवल एक बुक चार्जेस है, इट डज नॉट रिड्यूस आवर कैश बैलेंस। यस, इट रिड्यूसेस आवर नेट प्रॉफिट। यू कैन सी नेट प्रॉफिट कितना हो गया 35,000, क्योंकि 50,000 में से 10 और 5 माइनस करेंगे। सो बेटा आप देखो ये डेप्रिसिएशन क्या है तुम्हारा नॉन कैश एक्सपेंसेज हो गया है ना, क्योंकि जेब से तो पैसा नहीं जा रहा है, तो लेकिन नेट प्रॉफिट कम कर दिया। बट हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, कैश फ्लो, यानी कैश कितना फ्लो हो रहा है, कितना कैश गया और कितना कैश हमारे पास आया। इसीलिए हम लोग डेप्रिसिएशन को वापस यहाँ एज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस के रूप में ऐड करेंगे, तब तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास कैश के रूप में कितना प्रॉफिट है। अब खुद सोचो आपके जेब में 50,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आया, ठीक है, ये कैश प्रॉफिट है, और आपके पास से 10,000 रुपए कैश एक्सपेंसेस गया, ये भी कैश पेमेंट है। सो आपके पास कैश नेट जो कैश नेट प्रॉफिट कितना होगा, ऑब्वियसली आपके पास कैश के रूप में 40,000 आपके हाथ में पड़ा होगा। अब डेप्रिसिएशन अगर मैंने लिख दिया तो जिससे नेट प्रॉफिट तो 35 दिखा रहा है, लेकिन क्या कैश में से 5,000 कम हुआ होगा? नो, क्योंकि कैश तो किसी को दिए नहीं। ये इसीलिए हम लोग कैश फ्लो जानने के लिए ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस और इनकम जो कि हमारे नेट प्रॉफिट को इंक्रीज डिक्रीज तो कर दिया लेकिन कैश बैलेंस पे कोई चेंज नहीं किया, तो ऐसे एक्सपेंसेस को वापस हटाने के लिए ऐड करना चाहिए। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी माइनस होता है, इधर कोई भी चीज हम डेबिट में लिखते हैं तो इसका मतलब ये माइनस हो रहा है, और क्रेडिट में कोई भी चीज लिखते हैं तो इसका मतलब प्लस हो रहा है, ठीक है। सो इसीलिए अब तो ये आ गया, समझ में आ गया कि क्यों हम नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। ठीक, नॉन कैश इनकम भी यही होता है, जैसे बाय लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब देखो प्रॉफिट ऑफ सेल जब सेल किए होंगे तो सेलिंग प्राइस रहा होगा, वो ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूड हो जाता है, मतलब कितने रुपए का सेल किया, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट इज जस्ट एन इवेंट। आपने अगर
मान लो कि 30,000 का ओल्ड मशीन था जिसको आपने, ये कॉस्ट था और आपने सेल कर दिया 40,000 में, तो 40,000 तो ऑलरेडी आप काउंट कर चुके होंगे ना सेलिंग प्राइस में, और इन दोनों का जो डिफरेंस 10,000 आ रहा है, हम 10,000 यहाँ लिख रहे हैं, सिर्फ नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन ये 10,000 में कोई अलग से तो मेरे पास आएगा नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 40,000 रुपए में इंक्लूड होगा, है ना। तो ठीक इसी तरह हमारा जो 10,000 का प्रॉफिट यहाँ अगर हम लिख देंगे तो हमारा तो प्रॉफिट यहाँ ज्यादा बता देगा, लेकिन 10,000 रुपये अलग से तो आया नहीं, वो तो सेलिंग प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड है मशीन के, ठीक है। तो हमारे कैश पे कोई असर नहीं डालता ये 10,000 प्रॉफिट, इसलिए इसको हटा देना चाहिए। दूसरा चीज, क्लास 11 में पता होगा कि ओल्ड प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो हम हर साल क्रिएट करते हैं वो भी तुम्हारा नॉन कैश एक्सपेंसेस है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के लिए आप किसी को पेमेंट तो कर नहीं रहे हो, सिर्फ आप एस्टिमेट कर ले रहे हो कि इट मे बी पॉसिबिलिटी, there may be possibility of incurring the loss due to doubtful debt, because as per principle of prudence we know that all the anticipated losses we should record in advance, but all the anticipated profit should be ignored, it should be recorded while it will realize in future, okay। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आप अक्सर क्रिएट करते हो तो वो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, उसको भी हमें ऐड करना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय। लेकिन कभी कभी ओल्ड प्रोविजन होता है, ओल्ड क्या होता है मैंने बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो जैसे कि मुझे लगा कि इस साल मेरा 2,000 रुपए का डेटर बैड हो जाएगा, डाउट था उस पर, लेकिन एक्चुअली मेरा 1,500 का ही बैड हुआ, 500 बच गया। तो जो पिछले साल हमने 2,000 का बनाया वो 500 रुपये बच गया, 500 बच गया उसमें के, तो वो 500 इस साल के लिए वो इनकम कहलाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसे हम एक्सपेंसेस में दिखा चुके थे। तो अब जो बचा हुआ पैसा वो इनकम हो गया, लेकिन क्या ये 500 रुपीज कोई मेरे को दिया? नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ क्रिएट किया था प्रोविजन बुक में दिखाने के लिए, और उसी में से पता चला 1,500 का लॉस हुआ, तो 500 एक्सेस क्रेडिट बच गया। तो जो 500 बच गया तो वो भी तो एक तरीके से नॉन कैश ही है, क्योंकि ना तो पैसा हमने दिया ना तो उसके बदले में कुछ हमें मिला, सिर्फ बुक में चार्ज किया गया है। तो रीट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन, रीट्रांसफर का मतलब हमने पहले से बनाया ट्रांसफर किया था लेकिन कुछ बच गया इसलिए वापस हमको रिटर्न हो गया। तो जब हम बनाते समय किसी को पैसा नहीं दिए तो रिटर्न करते समय भी तो पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। सो इसलिए अगर हम एक्सेस प्रोविजन को हम इधर लिख देते हैं ओल्ड प्रोविजन, तो इससे इनकम हमारा तो बढ़ जाता है लेकिन कैश में कोई चेंज नहीं होता। इसीलिए नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम को हम वापस हटाने के लिए रिवर्स एंट्री करते हैं, पहले माइनस किए होते हैं तो यहाँ ऐड करते हैं एक्सपेंसेस को, और इनकम पहले प्लस किए होते हैं तो यहाँ पर माइनस करते हैं, ठीक है। तो इतना आई थिंक कि समझ में आ गया होगा, यू टेक दिस स्क्रीनशॉट। अब हम आते हैं स्टेप्स पे कि नॉन कैश एक्सपेंसेस में क्या क्या आइटम आएगा, जो मैं बताऊंगा आप सिर्फ उसे नोट करोगे, बाकी भी किताब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो जस्ट आई एम गोइंग टू erase this, you take this screenshot। अंजलि, yes sir, taken, clear, okay, good। सो आप नोट करेंगे एड आइटम में हम लिखते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो आप लोग अच्छे से समझोगे। देखो मैं उसकी इनिशियल से स्टोरी बाद में बनाकर सिखाऊंगा, थोड़ा सा कॉमेडी टाइप से होगा, लेकिन पहले आप लोग जैसे बता रहे हैं आप इसे लिख लो।
ठीक है, इसको अगर वर्ड में बनाओ तो दिल गैप, ठीक है, DILGAP, आप इसे याद कर लो। जैसे PRDT NPBT के लिए याद किया था ना, PRDT, लाइकवाइज दिल गैप के नाम से आप इसे लर्न कर लो। सो सबसे पहले डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन देखो आप लोगों को याद होगा क्लास 11 में एक तो सिर्फ मशीन अकाउंट बनाते थे, उसमें डायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उससे पता हो जाता है। दूसरा तरीका होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने का, जिससे हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से भी जानते हैं। सो कभी कभी अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, सो याद रखो कि एक्यूमुलेटेड अगर डेप्रिसिएशन 2 साल का दिया हुआ है, जनरली वो इकट्ठा एक्यूमुलेट का मतलब हर साल का वो टोटल करता जाता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में करेंगे क्या कि 2 ईयर का होगा तो करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके लिखेंगे जो भी दिया होगा, ठीक है। याद रखो केवल डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो डायरेक्टली दिखा देंगे। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 इयर्स का दिया हुआ है, कंसेक्यूटिव 2 इयर्स का, सो करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, राइट। आई फॉर interest paid on long term borrowing, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग लिख देते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, ठीक है, बोरोइंग, जिससे हम लोग फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं। फाइनेंस कॉस्ट के नाम से दिया होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में याद होगा आप लोगों को CPCEFDO मैंने लिखवाया था, तो उसमें F और फाइनेंस कॉस्ट था, तो फाइनेंस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन एक्सेट्रा, ठीक है। सो इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब याद रखो, बोरोइंग में तुम्हारा जैसे जनरली डिबेंचर हो जाता है, लोन हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, जो भी हम लोन लिए हैं, डिबेंचर लोन, इन सारी चीजों पे जो इंटरेस्ट पेड करेंगे उसे। एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि नॉन करेंट एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स का मतलब नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, याद रखो। किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करें, लाइक प्लांट मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर, या किसी इन्वेस्टमेंट सेल किया हो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को, उसको भी सेल करने पे अगर कोई लॉस हुआ तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो बिल गैप में DIL क्लियर हो गया, D फॉर डेप्रिसिएशन, I फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरोइंग, ठीक है, या फाइनेंस कॉस्ट, L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, एंड नाउ G फॉर गुडविल रिटेन ऑफ या इंटेंजिबल एसेट्स, या मैं इसको याद रखो, गुडविल रिटेन ऑफ कब होगा, गुडविल के बारे में थोड़ा सा तुम लोग को अवेयर होता है, कभी कभी गुडविल रिटेन ऑफ नहीं दिया है तो इंटेंजिबल एसेट्स, या मैं अलग अलग बता देता हूँ। डिक्रीज इन गुडविल, डिक्रीज इन गुडविल का मतलब क्या हुआ कि अगर गुडविल की वैल्यू प्रीवियस ईयर 5 लाख थी, सपोज दैट, और करेंट ईयर 4 लाख हो गई, प्रीवियस ईयर 5 लाख थी और करेंट ईयर में 4 लाख हो गई, तो इसका मतलब गुडविल इज डिक्रीजिंग बाय 1 लाख, इट मींस गुडविल हैज बीन रिटेन ऑफ, ठीक है। सो गुडविल जितने रुपए से इंटेंजिबल एसेट्स हो चाहे गुडविल हो, अगर राइट ऑफ किया गया मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पर दिखाएंगे। क्यों कि गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो ये नॉन कैश में होता है, किसी को हम पैसा नहीं देते राइट ऑफ करने के लिए, सिर्फ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में दिखा देते हैं, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन कैश पे कोई असर नहीं आता, इसलिए हम उसको ऐड करते हैं। फिर अमोर्टाइजेशन,
of fictitious assets. ठीक है, और intangible assets. Intangible assets वही जैसे गुडविल था, हम दोबारा से लिख दिए ताकि आप सभी लोग फिर से इसको करें. आप इतना नोट करो, मैं एक बता रहा हूं और ठीक है. तो याद रखो, P for provision for doubtful debt और increase in provision for doubtful debt. So increase in provision for doubtful debt मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ for doubtful debt. So देखो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी सिंपल. आपको याद करने का तरीका मैंने बताया. क्या करेंगे? दिल गैप, DILGAP, बस आपको इतना याद करना है. ठीक है. सो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दैट इज नोन एज फाइनेंस कॉस्ट. देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज नॉन करंट एसेट्स. Goodwill written off, that is decrease in goodwill when if increasing goodwill, so we don't write here. अगर goodwill increase हो रहा है so हम यहाँ भूल कर भी नहीं लिखेंगे. ठीक है सर, decrease in goodwill, क्योंकि decrease होगा तो ही write off होगा. और amortization of fictitious assets like preliminary expenses, share issue expenses, whatever, if we have written off, so we should write here. And intangible assets written off, like sometimes goodwill would be given in the question directly. Intangible assets would be given. Okay, so intangible assets की वैल्यू चेक कर लो. प्रीवियस ईयर क्या वैल्यू थी, करेंट ईयर क्या है. अगर प्रीवियस ईयर वैल्यू ज्यादा था और इस ईयर कम है, इट मींस इट इज डिक्रीजिंग, मींस रिटर्न ऑफ और amortization. So amortization word is to be used for the return of fictitious assets or intangible assets. And provision for doubtful debt, you know already, we create on debtors. So अगर 2 ईयर का दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर करंट ईयर इंक्रीज हो रहा है तो आप दिखाओगे, और डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ नहीं दिखाएंगे. ठीक है. सो दिल गैप इज अ वेरी कॉमन वर्ड. आप याद कर लो, फिर मैं स्टोरी बाद में सिखाऊंगा आप लोगों को याद करने के लिए. आप यहाँ तक कर लो. अब आते हैं लेस में. सो यहाँ तक हो गया तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो and show your emojis after taking a screenshot. सिर्फ एक लोग स्क्रीनशॉट, show your emojis. Tanushka has taken. Okay. पे तो लेस वाले में देखो आप लोग अच्छे से. ओके, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं. लेस, नॉन,
कैश इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, इसमें देखो बेटा आप लोग RIP, जब कोई किसी का डेथ हो जाता है तो हम लोग RIP कहते हैं ना, ठीक, रेस्ट इन पीस। सो R फॉर हो जाएगा री ट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ। तो आपको याद होगा कि मैंने भी बताया था कि ऐड में इंक्रीज इन प्रोविजन होगा तो ऐड करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिक्रीज इन प्रोविजन, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ। जब पहले ज्यादा था अब कम हो गया, इसका मतलब पिछले साल का कुछ ट्रांसफर किया गया है, ठीक है, 2 साल का कर दिया है तो री ट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन। कभी कभी बैड डेब्ट भी होता है, तो बैड डेब्ट याद रखो वो ऐड वाले में आता है, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट था मैंने बताया, क्योंकि बैड डेब्ट्स का मतलब कि पैसा तो मिला नहीं, मतलब न तो पैसा हमारे जेब से जा रहा है, वो ऑलरेडी हम दिए हुए थे उसी में से कम मिला, तो वो बैड डेब्ट्स होता है। तो ऐड वाले में जो लास्ट में लिखवाया था P, उसमें याद रखोगे कि बैड डेब्ट्स भी आएगा। एक I फॉर, अब देखो वहां I का मतलब इंटरेस्ट पेड था, यहाँ I का मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में क्या क्या हो सकता है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, अगर आपने बाहर किसी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट किया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड, याद रखो डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो हम यहाँ लिखेंगे, पेड नहीं, पेड तो आपका इक्विटी में चला जाता है नोट नंबर 1 में, डिविडेंड वगैरह जो होता है। सो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर डायरेक्टली दिया है तो, नहीं तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, क्योंकि हमारे बिजनेस का काम रेंट रिसीव तो करना है नहीं, गुड्स सेल परचेज करना है। रेंट अगर मिला तो इसका मतलब हमने अपना पैसा किसी कॉमर्शियल रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है और वहां से हमको इनकम के रूप में रेंट मिल रहा है, सो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में कुछ भी इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये सब आएगा तो हम आई में ले जाएंगे। पी फॉर, देखो जस्ट रिवर्स है, जैसे आप लोग ऊपर था दिल गैप में एल पर क्या था, लॉस, तो यहाँ होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स तो सिर्फ प्रॉफिट यानी नॉन करंट एसेट्स। इसको कभी कभी हम लोग प्रॉफिट को हम लोग गेन भी कहते हैं, ठीक है, हालांकि एक्चुअली ये गेन ही होता है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो उसको आप प्रॉफिट कहो चाहे गेन कहो, बात एक ही है यहाँ पर, ठीक है। सो देखो बेटा RIP यानी कि NPBT कैसे आता है ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर दिल गैप में ऐड में आता है दिल गैप और लेस में आता है RIP, तो इन दोनों को करने के बाद OPBWCC मतलब आ रहा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो आपको याद क्या करना है, इतना लंबा तो है ही है, वो याद हो जाएगा, सिर्फ याद रखो कि लेस में जो आएगा वो होगा RIP, दैट्स इट। गट्टी लेटर आपको याद है। रीट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल जब डिक्रीज होगा तो बहुत रेयरली मिलेगा ये। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो हम अगर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कहीं किए हैं शेयर में, डिवेंचर में, प्रॉपर्टी में, तो उस पर जिस भी प्रकार का इनकम मिलेगा लाइक इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इसमें आएगा, क्योंकि
इंटरेस्ट पेड जो होता है वो तो आपका दिल गैप पे चला जाता है ऊपर वाले में, ठीक है। सो यहां तक कर लो, इसका इमोजीज ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इमोजी हमें शो करो कि इफ यू हैव टेकन। ओके, सो वेरी गुड, यहाँ तक हो गया। अब आप लोग आगे सॉल्व करने के लिए बहुत सक्षम हो, क्योंकि डीसीए आईसीएल में बहुत कुछ नहीं है। मैंने बताया था डिक्रीज इन करेंट एसेट्स या इंक्रीज इन करेंट एसेट जब भी लेंगे तो करेंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला पोर्शन यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। और लायबिलिटी के साथ जब हम डिक्रीज और इंक्रीज की बात करेंगे तो इसमें दो चीज़ों को इग्नोर करना है, क्या? वन, शॉर्ट टर्म बोरविंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग फाइनेंसिंग में जाता है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन आप दिल गैप और आरआईपी में और एनपीबीटी में ये सब जगह हो जा रहा है। तो इसलिए ये दो आइटम जो लायबिलिटी के हैं वो इंक्रीज डिक्रीज में हम दोबारा से नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और प्रोविजन फॉर टैक्स जो पेड करेंगे 2 साल का अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो करेंट ईयर का ऊपर ऐड करेंगे और प्रीवियस ईयर का नीचे माइनस करेंगे। प्रीवियस ईयर वाला पेड करते हैं और करेंट ईयर वाला मेड करते हैं। तो आपको बताया था कि ऊपर ऐड करेंगे मेड और नीचे माइनस करेंगे पेड, ठीक है। सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।